एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। तो आप लोगों की हाई डिमांड पे ये ऑब्जेक्टिव के 1000 क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक कि ये जो सीरीज़ है वो स्पेशली ग्रुप एक्स एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन की गई है। और नो डाउट इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, बट आई एश्योर यू अगर इस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो ग्रुप एक्स एग्ज़ाम में आप 15 प्लस लाएंगे। ये बहुत छोटी बात नहीं है ये बोलना कि 15 प्लस, बट मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा नेक्स्ट 1 मंथ में कि आप इजीली 15 मार्क्स लाएंगे फिजिक्स में। मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। पेशेंस रखना है, बस आपको पेशेंस रखना है। और तो स्टार्ट करते हैं। आज ये है पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो जो पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वी वोल्ट इनटू एम्पियर। अब इन ऑप्शंस में एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो वी आई हो, बट ओम ने एक रूल दिया था वी इज इक्वल टू आई आर। तो वहाँ से अगर हम आई को कन्वर्ट करें तो आई को हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो बिकॉज इसमें कहीं भी आई नहीं दिख रहा है तो आई को अगर रिप्लेस करना हो तो वी अपॉन आर से इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में वी इंटू आई को लिख सकते हैं वी अपॉन आर, तो ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। तो क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप इजी बोलते हो, यही आप इग्नोर कर देते हो और एग्ज़ाम में आप इन्हीं में प्रॉब्लम्स हो जाती है। पेपर मॉडरेट आता है, इजी टू टफ, इजी टू मॉडरेट आता है, मॉडरेट टू टफ नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो इसी से आप अभी कैलकुलेट कर लोगे, मैंने जो ऊपर बताया है। तो इससे आप देखोगे कि वाट तो होता है P बराबर वी आई, एम्पियर इंटू वोल्ट, और ये वाला भी होता है अभी ऊपर निकाला, लेकिन बट ये नहीं होता है एम्पियर स्क्वायर अपॉन ओम। आप देख सकते हो ऊपर मैंने बताया है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो उस गुण को क्या कहते हैं जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है मैं कहूँगा, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है, एक बल्ब वाला और हीटर वाला। मैंने पहले भी बता दिया कि क्वेश्चंस इजी भी होंगे, बट अगर पूरा वीडियो आप देखते हो तो आपको 100% बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको कभी नहीं आते थे अभी तक, और आज ही आप उन्हें सीखे हो। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है वो? नाइक्रोम और टंगस्टन में कंफ्यूज मत होना। हीटर में नाइक्रोम होता है और विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एक यूनिट किसके, एक यूनिट किसके, जो बेसिकली जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा, उसी को यूनिट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट ही किलोवाट घंटा होती है। तो ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय में निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा, जो एच आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ऊष्मा का, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आई के कौन सी होती है? वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? आपका टंगस्टन का बल्ब का बना होता है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हुआ करो। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध, अगर धात्विक कह दिया है तो वहाँ पे जो होता है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, लेकिन अगर पे अर्धचालक की बात करता है तो डिक्रीज हो जाता है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो मैं 90% यहाँ पे या तो आप फैराडे सोच रहे हो या फिर फ्लेमिंग सोच रहे हो। ऑस्ट्रेड तो कोई सोच नहीं रहा है, बट आंसर वही है। चुंबकीय प्रभाव की खोज कह रहा है तो वो ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो जो गतिमान स्वतंत्र आवेश हो तो वो क्या उत्पन्न करता है? केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या दोनों? तो इसका आपको याद रखना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या? चाल और गतिज ऊर्जाएं दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, अनचेंज रहती हैं, ठीक है।
देखो बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है और 1000 क्वेश्चन कराना इतना इजी नहीं है, तो इतना आप लोग समझते हो कि उस तरह से एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा। एक्सप्लेन वाले वीडियोस इंडिविजुअल चैप्टर्स के पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देख सकते हो, लेकिन इसमें मैं जितना हो सकता है उतना ही कर पाऊँगा, ठीक है। लॉरेंज बल की परिभाषा दिशा, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज होते हो। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है कि बाएं हाथ का, तो तैरने का तो कट जाएगा ऑप्शन यहाँ से, तैरने वाला। पेंच का नियम मैक्सवेल का नहीं होता है, तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है उससे लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है, एकदम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, तो उन्हीं के लेफ्ट हैंड रूल से ये आपने पढ़ा रखा होगा 12th में। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण एक समरूपी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे इतना होप करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप आंसर यहीं पे वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैंने ये कम से कम 3 बार, ये 4 बार क्वेश्चन करा रखा है, तो ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना ध्यान से देखते हो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी कण पर कण का चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है। कण का पथ कैसा होगा, तो जो कण का पथ होगा वो कुंडलिनीवत होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, जो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आप मैक्सिमम बता सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और 90 का मतलब लंबवत, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वी और बी लंबवत हों। तो वो वी और बी लंबवत किस तरह से हुए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एकदम से ये याद रखना है, साइन थीटा होता है इस फॉर्मूले में, तो इस तरह से। नेक्स्ट, किरचॉफ के नियम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो किसके कंजर्वेशन पे, किसके संरक्षण पर काम करता है। तो किरचॉफ ने बताया था कि अगर एक किसी पॉइंट पे आने वाली और जाने वाली करेंट्स का जो सम होता है वो जीरो रहेगा, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हो जाएंगी, तो पहला तो आवेश के संरक्षण पर होता है। अगर यहीं पे वो पूछ देता है कि दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके रूल पे काम करता है, तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पर। और एक याद रखना आप लोग, लेंज का नियम बहुत पूछा जाता है, लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है। किरचॉफ ने एक रूल दिया था IR=E वाला, तो आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना फर्स्ट वाला होता है आवेश संरक्षण पर और किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किरचॉफ का बंद पास नियम व्यापक रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ओम का नियम था V=IR, उसी का व्यापक रूप है, ठीक है। बहुत पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसका उपयोग होता है केवल उच्च प्रतिरोधों के मापन में, केवल अल्प प्रतिरोधों के, या उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के, या विभवांतर के। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो जो उच्च एवं अल्प, जो हाई और लो दोनों रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में किया जाता है व्हीट स्टोन का, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है धारा में, प्रतिरोध में, आवेश में, तो ये तो सभी कर दोगे, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मापने में किया जाता है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट होता है व्हीट स्टोन। तो इसके एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज से जितने भी एयरफोर्स एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के, उनकी ट्रिक्स का एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी, तो वहाँ वेट करिए उसके लिए। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, तो जो किरचॉफ का रूल था उसने बताया था, किरचॉफ ने एक पॉइंट पे आने वाली और जाने वाली जो करेंट्स होती हैं उनका सम 0 होता है, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत वाहक बल की विमा। देखो विमा भी आपसे 1-2 100% पूछी जाने वाली हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विद्युत वाहक बल होता क्या है, EMF होता है W/Q, जहाँ पे W होता है आपका वर्क, यानी कि mL²T⁻², और Q=IT, यानी कि एम्पियर इंटू टी, तो इसको T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका C आपको दिख रहा होगा, तो विद्युत वाहक बल की विमा C हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो ये आप ध्यान से समझना, आने वाली कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान से, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बट मैंने क्यों कहा ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों बातें आप लोग यहाँ से कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो इस पे भी निर्भर करता है अपघट्ट की प्रकृति, लेकिन इसके डायरेक्टली होता है, और सांद्रता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्षेत्रफल के, क्या कह रहा है, विद्युत अपघट्ट के डूबे हुए क्षेत्रफल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर पूछा जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डिपेंड इन सब पे करता है, तो इसका डी हो जाएगा। तो आई होप ये वाला कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा कि एरिया कहता है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, या प्रकृति पर भी करता है डिपेंड, और सांद्रता पर भी करता है अपघट्ट की, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध से ही रिलेटेड यहाँ पे देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन में सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान, तो अगर कहता है सीरीज क्रम में तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर समांतर क्रम में कहता है तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। दो क्वेश्चन एक जैसे बनने वाले। अगर कहता है श्रेणी क्रम के संयोजन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आप याद रखना बढ़ जाएगा, और पैरेलल क्रम में अगर कहता है तो फिर घट जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैंने ये दो दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यदि ई बोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एन श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल विद्युत वाहक बल होगा तो एन ई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आंतरिक प्रतिरोध आर, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। सीरीज का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पैरेलल का। यहाँ पे सीरीज में तो एन टाइम्स हो जाता है, चाहे ई की बात करें चाहे फिर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, दोनों एन टाइम्स हो जाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो कह देता है, देखते हैं यहाँ पे, अगर वो कह, देखो यहाँ पे कह रहा है अगर समांतर की बात कर रहा है, पैरेलल की बात कर रहा है, तो इसमें आर बटे एन हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, याद रखना। और उसी तरह से उसमें एन गुणा हो जाता है श्रेणी क्रम में, और इसमें आर बटे एन हो जाता है। मिश्रित क्रम में जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, तब बाह्य परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, तब मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये तो आप लोग देखो क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, जीरो हो जाता है, एकदम से याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है, इससे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा, तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके E/2। देखो मैं आंतरिक प्रतिरोध का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। और क्या है यार, इंग्लिश मीडियम वालों से मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में मेरे लिए, और मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो आप समझ सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी दी हैं, बट इंग्लिश में क्या है कि कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, और यार मैं भी इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि वीडियोस अपलोड कर पाना ही मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है अगर इसको मैं बायलिंगुअल करूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं तो फिर शेयर करो, उससे मैं कर सकता हूँ, बट यार PDF कन्वर्ट करना और ये सब करना मुझे नहीं आता है, तो इंग्लिश मीडियम वालों सॉरी कोऑपरेट करो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखो यार प्रतिरोध से रिलेटेड अब देखते हैं, प्रतिरोध वाला ये सिस्टम आप लोग एकदम से ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे और जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का विमेय सूत्र, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कहूँगा। प्रतिरोध का विमेय सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र होता है mL² T⁻³ और A⁻²। एकदम से रट लो, MLTA के बाद 232, MLTA 232, पहला प्लस दूसरा नेगेटिव। जिस तरह से भी रटना है, कुछ करना है, स्क्रीनशॉट लगा के वॉलपेपर पे लगा लो, डेली इसको देखो। प्रतिरोध का याद कर लोगे तो प्रतिरोधकता का याद हो जाएगा, चालकता का अपने आप को याद हो जाएगा, और विद्युत चालकता का और चालकत्व का सबका याद करा दूंगा मैं, बस प्रतिरोध का याद कर लो। आगे टेक्निक्स में बताऊंगा कि इसी से कोरिलेट कैसे करते हैं, इसको बस एक बार याद कर लो। प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व का क्या रहती है, तो वो आपकी व्युत्क्रमानुपाती रहती है। लेकिन कैसे, तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है R = चालकता × L/A। अगर यहाँ पे L का जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, और A का मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर मात्रक की बात करें,
यहाँ से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो यहीं से दिख गया, प्रतिरोधकता एल के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, वो तो दिख गया, तो व्युत्क्रमानुपाती आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मात्रक निकालते हैं तो फिर ये मीटर से मीटर कट के ये 1 मीटर यहाँ बचता है और ओम में यहाँ गुणा हो जाता है, तभी प्रतिरोधकता का ओम मीटर बनता है, वो मैं आगे बताऊँगा। बेसिकली इसमें क्या देखना था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कैसी रहती है, एसिलरेटेड रहती है या अवमंदित या यूनिफॉर्म रहती है, ड्रिफ्टेड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की, आपको एकदम से पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट है ओम मीटर किसका मात्रक है, मैंने अभी बताया ओम मीटर किसका है, प्रतिरोधकता का। R इज इक्वल टू प्रतिरोधकता, रो शायद इसे कहते हैं L/A। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओम यहाँ से मीटर एक बचेगा, क्योंकि ऊपर वाले मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर इस तरह से आ जाएगा। अब बताओ ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक है, ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेन आपने शायद ना सुना हो अभी तक, तो ये किसका मात्रक होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो जो सीमेन होता है वो विद्युत चालकत्व तो इसी का महो भी होता है, ओम इनवर्स है। अगर यहाँ पे विद्युत चालकता क्या देता है, तो विद्युत चालकता का आपका ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और इसी तरह से अगर विद्युत चालकत्व का अगर वो निकालेंगे तो बिकॉज ये महो होता है, ओम इनवर्स होता है, तो जो ओम आप आर की बस बिमा याद कर लो, आर की अपोजिट विद्युत चालकत्व की हो जाएगी, और उस तरह से उसमें मीटर इन्वर्स करके आप निकाल सकते हो। इन चारों में, इन चारों का रिलेशन आई होप सबको पता होगा, आप लोग स्मार्ट हो, ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो, तो मैं समझता हूँ आप सबको पता होगा। जब अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव्य, कुल मिला के वो ये कह रहा है जब इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अगर उसमें मिला दिया जाता है कुछ तो फिर वो डिक्रीज हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध, वायु में अगर नमी बढ़ जाएगी तब भी प्रतिरोध घट जाएगा, दोनों कंडीशंस में जो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिस्मथ धातु के तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसका प्रतिरोध, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अब देखते हैं किस अपना नेक्स्ट स्लाइड, निम्न में से अदिश राशि। अब सदिश अदिश का फंडा बहुत ज़रूरी है क्लियर होना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो धारा घनत्व रहता है वो तो अदिश रहता है, सदिश होता है, और अनुगमन वेग भी सदिश होता है, लेकिन विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आपकी अदिश राशि होती है, एकदम से याद रखना। विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, आई, अगर धारा में हम क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, उसके एरिया से भाग दे देते हैं, तो वो धारा घनत्व निकल आता है, और वो हमारा सदिश होता है, वेक्टर होता है, लेकिन ये धारा आपकी अदिश होती है। धारा घनत्व तो मैंने अभी क्या बताया, क्या होता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, अगर करंट में उसके एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो वो धारा घनत्व आता है, ठीक है। कूलाम्ब, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यार इस स्लाइड का, कूलाम्ब सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, आपने पढ़ रखा होगा, इसमें I होता है करंट, Q होता है कूलाम्ब और ये सेकेंड, तो Q अपॉन टी यही तो I हुआ, तो ये किसका हो जाएगा, I का, यानी कि एम्पियर A, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो तो धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की त्रिज्या का, तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मैंने बताया था त्रिज्या का कैसे व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि धारा घनत्व होता है I अपॉन A, अब A के व्युत्क्रमानुपाती है तो A में ही त्रिज्या आती है, क्योंकि उसका एरिया उसी में वो आएगी, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है कौन सा संबंध सही है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, VD इज इक्वल टू होता है I अपॉन ANE, जहाँ पे I होता है का आपका धारा, और A होता है एरिया, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला 100% पता होना चाहिए, पूछ देगा रिलेशन A के डायरेक्टली होता है इनडायरेक्टली होता है, तो पता होना। एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अनुगमन वेग का मान की कोटि क्या होती है, तो इसकी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी कोटि 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, उनमें क्या समझना आपको याद रखना ही पड़ेगा यार। गतिशीलता का एसआई मात्रक, तो गतिशीलता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग देख लेना, ठीक है। कौन सा संबंध सही है इसमें बताना है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया तो उससे देख लोगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है I अपॉन ANE, तो N के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
धारा घनत्व, तो अब धारा घनत्व तो आई अपॉन ए से निकाल लोगे आप, आई का होता है ए और एरिया का एल स्क्वायर, तो इसका डी सही हो जाएगा, ए और एल की पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, याद तो कर लेते हो, 1 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है ध्यान से समझ लो। Q इज इक्वल टू होता है NE, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन N पूछा गया है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन E, इसका मान कितना होता है 1 एम्पियर कह रहा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा के, तो 1 अपॉन E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब कट करोगे तो ये आपका 6.25 आएगा, कितना आएगा 6 इसको कट करके और 19 ऊपर जाके तो इसका आंसर आ जाता है। इसी फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और n का वैल्यू रख के इसका याद कर लेना आप लोग, 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया, Q इज इक्वल टू NE। वैसे Q बराबर IT होता है, IT। अब Q बराबर NE रख दो, यहाँ पे NE रख दो, ठीक है। प्रति सेकंड कह रहा है तो यहाँ पे T का मान 1 रख दोगे और I का मान आपको 1 एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो आपका A नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आप एकदम से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था। अगर चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाने पर धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ती है। नंबर 1, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, अगर आदर्श अमीटर होगा तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और अगर आदर्श होगा तो उसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं होगी अमीटर में, और प्रतिरोध नहीं होगा, अच्छे से धारा को बहने देगा, वो आदर्श अमीटर होता है। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस रुकावट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वहीं पे अगर आदर्श वोल्ट मीटर कह देता है, तो वोल्ट मीटर है तो उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि रुकावट बहुत अधिक होगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाएगा। दोनों में आप लोग ध्यान से समझो, अगर अमीटर है आदर्श तो धारा को अच्छे से बहने देगा और रुकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, जीरो होगी। अगर आदर्श वोल्ट मीटर है तो धारा को नहीं बहने देगा और रुकावट प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि ये एक डेमो की तरह मैंने वीडियो अपलोड किया है कि अब मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगा कि ये इस तरह से मैं सीरीज़ 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ क्या मैं कंटिन्यू रखूं। मैं आपको एश्योर कराता हूं कि पैरेलली आपका न्यूमेरिकल वाला चलता रहेगा, ठीक है। अब ये मैं एक छोटा वीडियो अपलोड किया है, मैंने सोचा तो था, कंटेंट तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आप लोगों का फीडबैक ले लूँ, इस तरह से मुझे करना चाहिए, क्योंकि चेंजमेंट करना आपकी एडवाइस के बिना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आज शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग के फीडबैक का मैं वेट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद।